तो रीसेंट चैप्टर्स को पढ़ने के बाद अब मैं फाइनली ऐसा बोल सकता हूँ कि ब्लूलॉक मेरी फेवरेट स्पोर्ट्स मांगा बन चुकी है। अब तक हाईक्यू थी, सेकंड नंबर पे आया करती थी ब्लूलॉक, लेकिन अब नंबर 1 बन चुकी है। कि पहले तो मुझे सिर्फ ब्लूलॉक के मैचेस में इंटरेस्ट हुआ करता था कि किस तरीके से प्ले खेला जाएगा सागी के थ्रू, रिन के थ्रू एंड बाकी सारे प्लेयर्स के थ्रू, लेकिन अब बिना मैचेस वाले चैप्टर्स भी काफी ज्यादा हाइप्ड निकलते हैं ब्लूलॉक के, जिसके की कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि साई का तगड़ा डेवलपमेंट, अंडर 20 वर्ल्ड कप का चलना, और तीसरा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है, नागी का ब्लूलॉक से बाहर हो जाना और वापस उसे चांस मिलना। एंड रिसेंट चैप्टर यानी चैप्टर 327 में भी ऐसा ही हुआ है। हमें नागी का रिटर्न दिखाया गया है, वो साइड बी प्रोजेक्ट में क्या कर रहा है वो दिखाया गया है, और कौन कौन से प्लेयर्स वापस आए हैं साइड बी प्रोजेक्ट में ज्वाइन करने को, ये भी शो करा जाता है। और साथ ही साथ मैं तुम्हें कुछ ऐसी डिटेल्स भी बताऊंगा जिनको कि आई एम श्योर तुम में से 99% लोगों ने मिस कर दिया होगा। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है अपने क्रूसेट बुड्ढे बटुस्टा से, जो कि 301 प्लेयर्स को वेलकम कर रहा होता है सेम ईगो के स्टाइल में। बंदा लिटरली ईगो बनना चाह रहा है, जिस बंदे को सबसे ज्यादा ये हेट करता है उसी की तरह बनना चाह रहा है। और ये चीज खुद कीरा को भी लगती है, जो कि वहां पे प्रेजेंट था और सारी बातें सुन रहा था इस बुड्ढे की, क्योंकि ये बुड्ढा बिल्कुल ईगो की स्टाइल से बोल रहा था कि मैंने तुम सबको सिलेक्ट किया है सिर्फ एक मिशन के लिए, टू सरपास ब्लूलॉक एंड दैट्स व्हाई वन ऑफ यू हैव टू बिकम वर्ल्ड्स नंबर 1 स्ट्राइकर। अब आगे बढ़ने से पहले जो लोग मांगा को गौर से पढ़ते हैं उन लोगों का ध्यान गया होगा कि यहाँ पे 300 प्लेयर्स नहीं है, 301 प्लेयर्स हैं। जबकि इस बुड्ढे ने जब नागी को अप्रोच किया था तो नागी को उसने बताया था कि 300 प्लेयर्स ये सिलेक्ट करने वाला है, लेकिन अब 301 कैसे हो गए, ये सोचने वाली बात है। तो इसका आंसर है कि 300 बंदे तो ये बुड्ढा ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका था 2 सीट्स के लिए। लेकिन जब नागी लास्ट में आता है ब्लूलॉक स्टेडियम में और इस बुड्ढे से बोलता है कि मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ तुम्हारा प्रोजेक्ट, तब जाके 300 से 301 नंबर हो जाता है। खैर ये बुड्ढा एक्सप्लेन करता है कि 301 में से सिर्फ 2 ही प्लेयर्स को आगे जाने का मौका मिलेगा। वैसे तो 3 प्लेयर्स थे, लेकिन एक पोजीशन ऑलरेडी साई तोशी को दी जा चुकी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं जो सोच रहा था कि आखिर ये 3 प्लेयर्स जो कि ये बुड्ढा चुनेगा वो कब जाके खेलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वर्ल्ड कप चालू हो चुका है। आखिर कौन से राउंड में ये तीनों प्लेयर्स ज्वाइन करेंगे ब्लूलॉक टीम को, तो इसका जवाब भी ये बुड्ढा देता है, विच इज फाइनल राउंड ऑफ द वर्ल्ड कप। अब मैं वैसे तो सोच रहा था कि अगले मैच में ही शायद ये लोग ज्वाइन करने लग जाएं, क्योंकि अगला मैच काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है ब्लूलॉक टीम के लिए, लोगी की टीम से सामना भाई। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये लोग फाइनल राउंड में ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा ये बुड्ढा ऐसा ही बोलता है कि जो भी 2 बंदे फाइनल तक टिके रहेंगे यानी इस पूरे प्रोजेक्ट को पास करेंगे, उनको मेरा फुल सपोर्ट रहेगा। फिर चाहे वो कमर्शियल्स हो, डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल डील्स हो, सारी चीजों में ये बुड्ढा सपोर्ट करेगा। और ये हर वो कोशिश करेगा जिससे कि ये उन दोनों को स्टार बना सके। और ये चीज कोई हल्की बात नहीं है, क्योंकि भले ही ये बुड्ढा कितना भी पैसों का भूखा क्यों ना हो, लेकिन इसके सपोर्ट के बिना ना ही ब्लूलॉक एग्जिस्ट करता, ना ही अंडर 20 जापान टीम से ब्लूलॉक का मैच होता, ना ही नियो ईगोइस्ट लीग ऑर्गेनाइज होता। लिटरली कुछ भी नहीं हो पाता। इसी के साथ साइड भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, गेट खुलता है जिसमें कि ये लोग दौड़ने लगते हैं जस्ट लाइक ब्लूलॉक की स्टार्टिंग में हुआ था। हमें कुछ फैमिलियर फेसेस दिखाए जाते हैं, जो कि था ये बंदा और ये बंदा, और कीरा तो है ही ऑब्वियसली, जिसका कि माइंडसेट अभी भी नहीं बदला है। ब्लूलॉक के बारे में जो ये पहले सोचा करता था अभी भी वही सोचता है, और अभी भी पहले के ही माइंडसेट के साथ वो एंटर कर रहा है कि वो ब्लूलॉक के तरीकों को गलत साबित करेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं चाहता तो था कि कीरा आगे बढ़े, इस सागी से इसका सामना हो, लेकिन अब इसने जो ये बात बोली है ना, इसके बाद मुझे पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि कीरा का एनकाउंटर होता है एक नए प्लेयर से, जिसपे कि काफी ज्यादा फोकस करा जा रहा है इस मांगा में। एंड फॉर द डिटेल्स ये बंदा नीदरलैंड लीग्स में खेलता है और कीरा के बारे में सब कुछ जानता है कि कैसे वो बहुत पॉपुलर प्लेयर था, जापान का ज्वेल माना जाता था। ब्लूलॉक में इसने एंटर किया था, वहां पर ये हार गया था। जिसके बाद ये दोनों अपने अपने कार्ड दिखाते हैं जिसमें कि 1 नंबर लिखा हुआ था, यानी नंबर 1 रूम में ये दोनों जाने वाले थे, यानी कह सकते हो कि एक दूसरे से कम्पीट करने वाले थे। इसके बाद ये बंदा कैजुअली बोल देता है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि कीरा जो कि होप था जापान की, ब्लूलॉक से हारने के बाद दोबारा ब्लूलॉक में एंटर करना चाहता है, जिसपे कीरा बिल्कुल इनकार कर देता है और ये बोलता है कि यहाँ पर जो चीज़ हो रही है ना उसे ब्रेन वॉशिंग बोलते हैं।
और मैं इनके तरीकों को गलत प्रूव करने यहाँ पर आया हूँ। लेकिन सिर्फ यही रीजन नहीं था कीरा के वापस आने का, इससे भी बड़ा रीजन ये है कीरा के वापस आने का, डेट ही वॉन्ट्स टू क्रश इसागी योइची। जिसके पीछे क्या रीजन है हम सबको पता है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जिसका सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ये लोग रूम में एंटर करते हैं, लेकिन उस रूम में ऑलरेडी एक प्लेयर बैठा हुआ था। और वो प्लेयर पता कौन था? अपना नागी। जो देख के ये लोग शॉक्ड, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नागी उन्हें यहाँ पर मिलेगा। इनफैक्ट उन्हीं के रूम में बैठा होगा। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये लोग नागी को कैसे जानते हैं, तो ऑब्वियसली यार नियो ईगोइस्ट लीग पूरे के पूरे जापान में ब्रॉडकास्ट हुआ था व्लॉग टीवी पे। तो जब नॉर्मल लोग उस शो को देख रहे थे पूरे वर्ल्ड में, तो जापान के सॉकर प्लेयर्स कैसे छोड़ देते, इसलिए ये लोग जानते थे नागी को। उसके तगड़े गोल को जिसने पूरे वर्ल्ड को शॉक कर दिया था। इसी के साथ इन सबको अपने अपने बॉडी सूट्स में स्टैंड बाय रहने को बोला जाता है। और गौर करने वाली बात यह है कि ये सूट्स ब्लूलॉक के बिल्कुल अपोजिट है। सही में यार, इस प्रोजेक्ट का नाम साइड बी ना होके रेड की होना चाहिए था, क्योंकि ये ब्लूलॉक के बिल्कुल अपोजिट है। खैर, कीरा नागी से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो शिशिरो नागी, जिस पर नागी काफी ब्लंटली बोल देता है कि ये तो कोई तरीका नहीं हुआ पहली बार जिस पर्सन से तुम मिल रहे हो उससे बात करने का। जिसके रिप्लाई में कीरा फिर बोलता है डेट माय बैड, ठीक है मेरी गलती है, बट मैं तुमसे जानना चाहता था कि आखिर उस इसागी से कम्पीट करने के बाद तुमने क्या सीखा। और इसी चीज से नागी समझ जाता है कि क्या तुम भी इसागी को हेट करते हो, क्योंकि जो भी इसागी से मिलता है एट द एंड हमेशा इसागी उसे इस पोजीशन में छोड़ देता है कि वो उसे हेट करने लग जाए। रिन है, काइजर है, कीरा तो सबसे पहले वाला है, और अब नागी भी है। बट कोई भी ये चीज जाहिर नहीं करता, बस सभी में बोलते हैं कि इसागी कुछ भी नहीं है, मैं उसको क्रश करना चाहता हूँ बस। लेकिन यहाँ पे कीरा क्लियर कर देता है दैट यस ही हेट इसागी, ही हेट हिम सो मच कि वो चाहता है कि वो उसको पूरी दुनिया के सामने कुचल दे। इसके बाद ये टकला एंट्री लेता है और अनाउंस करता है साइड बी का पहला गेम, विच इज बर्ड केज। लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये कोई नया गेम नहीं है। रियल वर्ल्ड में भी टीम्स प्रैक्टिस करने के लिए इस गेम का यूज करती हैं, जिसमें कि बेसिकली बहुत सारे प्लेयर्स एक सर्कल में खड़े हो जाते हैं और बीच में एक या फिर चाहो तो दो प्लेयर्स बॉल स्टील करने की कोशिश करते हैं, जबकि बाकी सारे प्लेयर्स एक दूसरे को पास करते हैं। बस इस चैप्टर में इस गेम को और भी ज्यादा मुश्किल बना दिया जाता है, क्योंकि इसमें टाइम लिमिट लगा दी जाती है 136 सेकंड्स की, यानी 2 मिनट 16 सेकंड। और इसमें बेसिकली सबसे पहला बंदा नागी को चुना जाता है, क्योंकि सबसे पहले वो रूम में आया था। इसके अलावा जो एक बंदे को चुना जाएगा वही बंदा अपना पार्टनर चुनेगा, और अगर गिवन टाइम में कोई प्लेयर बॉल स्टील करने में कामयाब होता है तो वो आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो वापस उस केज में चले जाएंगे और फिर से एक बंदा चुना जाएगा, वो अपना पार्टनर चुनेगा, फिर से ये साइकिल चलेगी। और ये साइकिल तब तक चलेगी जब तक 3 प्लेयर्स यानी 6 प्लेयर्स क्वालिफाई नहीं कर लेते। और जैसे ही 6 प्लेयर्स क्वालिफाई कर लेंगे बाकी प्लेयर्स एलिमिनेट हो जाएंगे। अब जैसा कि उन्होंने बताया कि पहला प्लेयर नागी को चुना जाता है, एंड नागी सरप्राइजिंगली सबसे पहला पार्टनर चुनता है अपना कीरा को, क्योंकि जस्ट लाइक कीरा वो भी इसाई को क्रश करना चाहता था। इनफैक्ट पूरे के पूरे ब्लूलॉक को क्रश करना चाहता था। एंड दैट्स हाउ फर्स्ट गेम ऑफ बर्ड केज स्टार्ट्स। एंड इसके बाद हमें एक और एडिशनल पैनल दिखाया था, जहाँ पर कि ईगो कुछ बात करने आया होता है सागी से अकेले में। और अगर मैं गैस करूं तो 2 ही चीज बोल सकता है ईगो, या तो तारीफ करेगा सागी की कि उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सागी ऐसा प्ले खेलेगा, मैच के एंड तक कोशिश करेगा अपना गोल करने की, या फिर उसे वार्न करेगा कि इतनी ज्यादा भूख भी गोल के लिए सही नहीं है, क्योंकि इस वक्त तुम अपने लिए नहीं खेल रहे हो, पूरे के पूरे नेशन के लिए खेल रहे हो। सो यस, इन दोनों चीजों में से ही कुछ ना कुछ होगा। और रही बात उन प्लेयर्स की जो कि नागी वाले ग्रुप से आगे जाएंगे, तो सबसे पहला तो नागी है ही ऑब्वियसली, उसके अलावा कीरा भी है ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों प्लेयर्स में। उसके अलावा ये बंदा भी आगे जाएगा 100%, क्योंकि फालतू में इसे स्क्रीन टाइम तो दिया नहीं जा रहा। इसके अलावा ये बंदा जाएगा आगे, क्योंकि ये काफी अच्छे खासे मीम बना रहा है ब्लूलॉक के लिए बहुत सारे, इसलिए काफी पॉपुलर भी कर रहा है मांगा को, तो इसलिए आगे तक लेके जाएगा ऐसे ऑथर। और रही बात बाकी 2 बंदों की, तो आई थिंक ये और इसका कोई भी पार्टनर होगा जिसे ये चूज करेगा, क्योंकि इसकी काफी ज्यादा हाइप बनाई जा रही थी ब्लूलॉक की स्टार्टिंग से ही। लेकिन अचानक से ये बंदा गायब हो गया बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ इंजरी। लेकिन अब क्योंकि इसने फिर से एंट्री ली है, तो साइड बी प्रोजेक्ट में तो आगे तक जाना इसका बनता है। दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। टू बी ऑनेस्ट मुझे ब्लूलॉक का हर चैप्टर अच्छा लग रहा है, क्योंकि अंडर 20 वर्ल्ड कप तो चल ही रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ हमें नागी के बारे में भी बताया जा रहा है। बाकी जापान वर्सेस नाइजीरिया मैच पे पूरी की पूरी एक सिंगल वीडियो चाहिए तो कमेंट से जरूर बताना, और अगर सही में चाहिए तो लाइक टारगेट पूरा कर देना, जो कि है सिर्फ 3000 लाइक्स। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और बाबू